गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज रात मैं बता सकता हूँ अमेरिका के लोगों और दुनिया को, अमेरिका ने एक कामयाब ऑपरेशन किया जिसमें मारा गया ओसामा बिन लादेन, अल-कायदा का लीडर। ओसामा बिन लादेन मारा गया है। लेकिन ये कहानी ऊपर से देखने में जितनी ज़्यादा सिंपल लगती है, असलियत में ये कभी इतनी ज़्यादा सिंपल नहीं थी। इसको हम लोगों के सामने सिंपली बस प्रेजेंट किया गया। इसमें अभी भी बहुत से ऐसे राज हैं जिससे आम लोग अनजान हैं। जब ओसामा बिन लादेन को मारा गया तो उसके बाद उस जगह से हज़ारों हार्ड ड्राइव्स मिली थी, जिस डाटा को बहुत सालों तक पब्लिक नहीं किया गया क्योंकि उसके अंदर हिडन प्रोपोगेंडास थे। 2017 में जब बहुत ही सेलेक्टिव डाटा पब्लिश किया गया तो उसको किसी ने देखना नहीं चाहा। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने वो डाटा प्रेजेंट करूंगा, आपको वो दिखाऊंगा, वो क्लिप्स दिखाऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि निजी ज़िंदगी में ओसामा बिन लादेन के दिमाग में क्या चल रहा था जो उसने हज़ारों लोगों का कत्ले आम कर दिया। 11 सितंबर की सुबह अमेरिकन एयरलाइंस की फ़्लाइट 11 टेक ऑफ करती है बोस्टन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। इस फ्लाइट को जाना था लॉस एंजल्स और इसके अंदर करीब 92 लोग सवार थे, जिसमें से 11 क्रू मेंबर्स थे और 81 पैसेंजर्स थे। फ्लाइट के टेक ऑफ होने के करीब 15 मिनट बाद ही पता चल जाता है कि उसमें 81 पैसेंजर्स नहीं हैं। एक्चुअली उसमें से 5 हाईजैकर्स हैं। ये हाईजैकर्स प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं, पैसेंजर्स को ओवरपावर करके जबरदस्ती कॉकपिट में घुसते हैं। इनमें से एक इंसान मोहम्मद अख्ता था जो कि एक ट्रेंड पायलट था। बाय नेशनैलिटी ये एक इजिप्शियन था। 33 साल का ये पायलट प्लेन का कंट्रोल छीनता है अदर पायलट से और उसको सीधा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग की ओर उड़ा के लेके चला जाता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उस समय अमेरिका में बहुत ही हिस्टोरिक बिल्डिंग हुआ करती थी और एक समय पे ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग्स में से भी एक थी। ये न्यूयॉर्क की शान थी। ये प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को सीधे नॉर्थ टावर में ले जाकर क्रैश कर देता है। ये क्रैश हुआ था सुबह 8:46 AM पर। उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश फ्लोरिडा के एक स्कूल में घूमने जा रहे थे। उन्हें अपने स्टाफ से पता चलता है जब इस क्रैश के बारे में, तो वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, जरूर पायलट को हार्ट अटैक आ गया होगा, कोई ऐसा क्यों ही करेगा। इसके सिर्फ 17 मिनट बाद पता चलता है कि यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 175 को भी हाईजैक किया जा चुका है 5 हाईजैकर्स के द्वारा। एक बार फिर से हाईजैकर्स पायलट को ओवरपावर कर देते हैं और प्लेन का कंट्रोल छीन लेते हैं। क्योंकि सिर्फ 17 मिनट बाद प्लेन का क्रैश हाईजैकर्स इस बार वर्ल्ड ट्रेड की साउथ सेंटर वाली बिल्डिंग के ऊपर करवा देते हैं। इस समय तक प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश स्कूल पहुंच चुके थे। वो एक क्लासरूम में मौजूद थे, सेकंड क्लास के बच्चों के साथ एक रीडिंग एक्सरसाइज कर रहे थे। इसी समय उनके स्टाफ से एक इंसान आता है और उनके कान में बोलता है कि अमेरिका इज अंडर अटैक। जॉर्ज बुश उस क्लासरूम में बैठे रहते हैं। वो अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखते हैं। अगले 7 मिनट तक एक्सरसाइज चलती रहती है। बच्चों से वो बातचीत करते हैं, फोटोज लेते हैं बच्चों के साथ और टीचर्स के साथ, बच्चों को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ये 7 मिनट बड़े क्रिटिकल थे क्योंकि इन्हीं 7 मिनट में दुनिया भर में खबर फैल चुकी थी कि 2 प्लेन क्रैश हो चुके हैं। It was White House Chief of Staff Andy Card who whispered to the president that the US was under attack. इसके बाद पेंटागन में अटैक हुआ, जिसके बाद पूरा अमेरिका सहम गया। And there is smoke pouring out of the Pentagon. It would appear that there has been another major explosion, this one in the nation's capital. You are looking at a... हर जगह डर का माहौल था। सिचुएशन थोड़े दिन बाद नॉर्मल तो हुई, पर आने वाले 10 सालों तक CIA ने बहुत खोजबीन करी और वो ओसामा बिन लादेन को पकड़ने में असफल हुए। लेकिन 10 साल बाद क्या हुआ और आखिरकार वो ओसामा बिन लादेन को पकड़ कैसे पाए? और एक आदमी, ओसामा बिन लादेन, इस एक आदमी को सिर्फ अमेरिका से ही इतनी नफरत क्यों थी? इन सभी सवालों के जवाब देखते हैं हम इस वीडियो में आगे। अमेरिका में 2004 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से जस्ट थोड़े ही दिनों पहले न्यूज में एक लीक्ड ऑडियो टेप चलना चालू हो जाती है।
प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस मेनली फॉरेन पॉलिसी के ऊपर डिसाइड होने वाला था, जो कि दो बड़े प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स जॉर्ज बुश एंड जॉन कैरी के बीच में था। To destroy, capture, kill Osama bin Laden and जो कि 9/11 के जवाब में होने वाली थी। ये टेप जिसे अल जजीरा के द्वारा पब्लिश किया गया था, इसके अंदर ओसामा बिन लादेन इस अटैक की डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। इस टेप के अंदर ओसामा बिन लादेन जहां भी था वो बहुत ही सेफ और कॉन्फिडेंट दिख रहा था, और ये बहुत ही पेनफुल बात थी। दुनिया का सबसे मोस्ट वांटेड मैन इतनी सेफली कैसे एक अपनी रिकॉर्डिंग लीक कर सकता है, और वो चीज़ें कैसे इतनी कॉन्फिडेंटली बता सकता है। इसी सेम टाइम पे CIA हेडक्वार्टर्स वर्जीनिया के अंदर, जहां पर एक स्पेशल टास्क यूनिट बनाई गई थी ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए, उन लोगों की सारी कोशिशें बेकार हो चुकी थी। उन्हें कुछ भी लीड नहीं मिल रही थी, और इससे भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग बात तो ये थी कि लगभग 3 साल पहले वो ओसामा को पकड़ने के बिल्कुल करीब थे। 2001 के एंड तक जब यूएस ने अफगानिस्तान पर इन्वेजन किया, उस समय अल कायदा फाइटर्स को उस कंट्री के ईस्टर्न पार्ट में धकेल दिया गया था। वो सभी लोग तोरा बोरा की गुफाओं में बंद थे, एंड अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज को शक था कि ओसामा बिन लादेन भी उनके साथ वहीं पर है। अमेरिकन के सपोर्ट से लोकल अफगान ट्राइब्स ने वहां पे ट्रेन के अंदर मदद करी और उन्होंने हैवी एयर स्ट्राइक्स करे, बट जब तक वो इस वॉर को जीते तब तक ओसामा बिन लादेन वहां से ऑलरेडी जा चुका था। एंड जब ये फाइट खत्म हुई तो उन लोगों ने ओनली 20 लोगों को अरेस्ट किया, और CIA के हाथ में खाली कटोरा लेके झुंझुना बनाने के अलावा कुछ भी नहीं था। उन लोगों ने अल कायदा के लीडर को पकड़ने की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी थी। बट इन सब में कोई एक तो ऐसा था जो ओसामा को पकड़ने में आगे मदद करने वाला था, आगे की इन्वेस्टिगेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला था। मोहम्मद अल कतानी के पकड़े जाने से पहले वो बिल्कुल गुमनाम था सभी CIA और अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए। उसने अल कायदा के साथ अपने किसी भी प्रकार के कनेक्शंस को क्लियरली मना कर दिया। उसने बोला कि वो अफगानिस्तान में था जस्ट अपनी फाल्कनी के अंदर के इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए। बट जैसे ही इन्वेस्टिगेटर्स ने उसका फिंगरप्रिंट लिया और उसे मैच किया, तो उन्हें अपने सिस्टम में उसका एक मैच मिला। उन्हें पता चला कि 9/11 के अटैक से जस्ट थोड़े ही दिनों पहले उसने यूनाइटेड स्टेट्स में एंट्री करने की कोशिश करी थी, वो भी अपने साथ $2,800 कैश से भरा हुआ एक बैग लेकर, एंड वो भी जस्ट 1 वे टिकट के साथ। कस्टम ऑफिशियल्स को उसके ऊपर शक हुआ और उन्होंने अल कतानी को कंट्री में एंट्री लेने से मना कर दिया, क्योंकि उनको डर था कि वो एक इलीगल इमिग्रेंट भी बन सकता है। और इन्वेस्टिगेटर्स को ये भी पता था कि उसी सेम दिन ऑर्नाडो एयरपोर्ट से अल कायदा के टेलीफोन नंबर पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में एक कॉल किया गया है। नंबर को अमेरिकन एजेंसीज द्वारा मॉनिटर किया जा रहा था। उसी सेम टाइम वहाँ पर एयरपोर्ट पे कतानी की प्रेजेंस उनके लिए और ज़्यादा सस्पिशियस होती जा रही थी, एंड इन सब के बीच में वो एक कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे थे। FBI एजेंट्स ने एयरपोर्ट की सारी फुटेजेस को देखा और उन्होंने और ज़्यादा लीड ढूंढने की कोशिश करी, जिसमें वो लोग सक्सेसफुल भी हुए, बिकॉज उन्हें एक कार मिली जिसे कि रेंट किया गया था मोहम्मद अटा के द्वारा। मोहम्मद अटा ये वही इंसान है जिसने 9/11 की फ़्लाइट के अंदर पायलट की तरह काम किया था, और इसी ने उसमें से एक लीडर की तरह एक प्लेन को हाईजैकर्स के बीच से क्रैश भी करवाया था। ऐसा कंक्लूड किया गया कि अटा जो था वो एयरपोर्ट के ऊपर इस कतानी को लेने के लिए आया हुआ था। ऐसा बिलीव किया जा रहा था कि कतानी अमेरिकन एयरलाइंस की फ़्लाइट 93 को कैप्चर करने वाले एक हाईजैकर्स में से एक था, जिसमें वो अल्टीमेटली फेल हो गए थे, क्योंकि ये वही फ्लाइट थी जो पेंसिल्वेनिया के खेतों में क्रैश हो गई थी, जिसके अंदर पैसेंजर्स ने अपना बहुत ही कठोर साहस दिखाया था और उन्होंने उस प्लेन को एक खेत में ही क्रैश करवा दिया था, जिसकी रिकॉर्डिंग्स आज भी यूट्यूब एंड अदर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अवेलेबल है।
कतानी ग्रुप के उन लोगों में से था जो अर्ली और इन्वेस्टिगेशंस में शायद आने वाले सालों या महीनों के अंदर अलकायदा के इनर स्ट्रक्चर और उसकी वर्किंग की एक ज़्यादा क्लियर इमेज उन लोगों के सामने रखने वाले थे। अबू जुबैदा जो कि एक लॉजिस्टिशियन था उस ग्रुप के अंदर, उसको मार्च 2002 में अरेस्ट किया जाता है और वो CIA को एक इन्फॉर्मेशन देता है। वो बताता है कि खालिद शेख मोहम्मद अलकायदा में एक ऑपरेशनल कमांडर था, उसने अमेरिका के ऊपर ये पूरा अटैक प्लान किया था। एक साल बाद उसको भी अरेस्ट कर लिया जाता है और अल-कतानी जुलाई 2001 में रिवील करता है कि इस अटैक की प्लानिंग हो रही थी तो खालिद शेख मोहम्मद ने उसे एक इंसान से मिलाया जो कि CIA के लिए कम्प्लीटली अननोन था, अबू अहमद अल-कुवैती। ये वही इंसान है जिसने उसको ट्रेन किया था इस पूरे अटैक के लिए। सभी ऑपरेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ने उन लोगों को एक बेटर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाने में मदद करी, क्योंकि CIA इनका पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर समझना चाहता था, क्योंकि अगर वो इसको समझ पाएंगे तो उसके बाद ही वो इस कड़ी में आगे बढ़कर ओसामा को पकड़ सकते थे। उन्हें 3 लेयर्स दिखी, सबसे नीचे लेस ट्रेंड लोग और उससे ऊपर आता था एक कमांडर जिसको ट्रेनिंग थी, एंड इन सब के ऊपर होता था लादेन जो कि पूरा इन सब का लीडर था। बट CIA अभी भी ओसामा बिन लादेन के वेयर अबाउट्स के बारे में टोटली क्लूलेस थी। CIA उससे रिलेटेड सारे रिलेशंस को मैप कर रही थी जिससे वो समझ पाए कि ओसामा के सबसे क्लोज कौन था, ताकि वो पता लगा सके कि वो किस जगह पर छुपा हुआ है और किस तरीके से वो अपने फैमिली और अदर लोगों से कम्युनिकेट कर रहा है। लेकिन CIA को ये नहीं पता था कि वो अभी भी कम्युनिकेट कर रहा है। वो कम्युनिकेट कर रहा था अपने पर्सनल नेटवर्क के थ्रू अलकायदा के लीडर्स से। इस समय CIA का मेन काम था उन मेन एजेंट्स को ढूंढना जो उसका मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे, ताकि वो इनके जरिए ओसामा तक पहुंच सकें। मिड जनवरी 2004 के अंदर कुर्दिश सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक आदमी को अरेस्ट किया जिसका नाम था हसन गुल। उसके पास एक लेटर मिला था जो ओसामा बिन लादेन को एड्रेस कर रहा था। उसे अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज को सौंप दिया गया। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी जिससे उन्हें बहुत सारी क्रूशियल इंफॉर्मेशन मिली और उन्हें एक ऐसा की पर्सन का नाम भी मिला जो ऑलरेडी CIA के रडार पे था। हसन गुल ने क्लेम किया अबू अहमद अल-कुवैती ही वो इंसान है जो लादेन तक जाने वाले सारे पर्सनल कुरियर्स एंड सारे लॉजिस्टिक्स एंड सारे लेटर्स इन सब को देखता है। अब जैसे ही इस इन्वेस्टिगेशन का फोकस कुवैती के ऊपर शिफ्ट हुआ तो उन लोगों की उसके अलकायदा के अंदर रोल के ऊपर और डाउट और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलना चालू हो गई। जबकि हुसैन गुल ने बताया कि इसका ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि ये खालिद शेख मोहम्मद और उसका जो सक्सेसर था अबू फरज अल-लीबी इन सभी लोगों से फेमिलियर था। जबकि खालिद शेख मोहम्मद ने दूसरी तरफ बहुत बड़ा मेजर रोल कुवैती का होने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा ये इंसान बहुत समय पहले ही रिटायर हो चुका था और ये इनएक्टिव था। मई 2005 में अबू फरज को भी पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लिया जाता है एंड वो भी कुवैती का बहुत बड़ा मेजर रोल होने से मना कर देता है। इन्वेस्टिगेटर्स एक गाइड को भी क्वेश्चन कर रहे थे जिसका नाम था हम्बाली। ये फॉर्मर लीडर था अलकायदा के साउथ ईस्ट एशियन ग्रुप का एंड उन्होंने बताया कि कुवैती का एक बहुत बड़ा मेजर रोल था, क्योंकि वही एक इंसान था जो कराची वाले सेफ हाउस के अंदर सारी चीज़ें मैनेज कर रहा था। अब अबू अहमद अल-कुवैती के बारे में इन लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी थी नहीं एंड ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जा रहा था कि ये पता कैसे लगा ये इंसान क्यों है। एंड जो उसका नाम था अगर उसे हम ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें भी सिर्फ यही पता चल रहा था कि फादर ऑफ अहमद फ्रॉम कुवैत, तो इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें कंक्लूड नहीं की जा सकती थी। प्रिजनर्स के इंटेरोगेशन से उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो मिली, बट जो टेक्निक्स यूज़ करी गई थी वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल थी। बेसिकली इन सभी प्रिजनर्स को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था एंड CIA की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ये तक कहा गया जो कि 2014 में पब्लिश हुई थी कि ये सारी जो टेक्निक्स थी कम्प्लीटली इनफेक्टिव रही थी, क्योंकि इतना सब टॉर्चर करने के बाद भी उसमें से किसी ने भी किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करी। CIA के एक्शन से भी ज़्यादा एक बड़ा क्वेश्चन जो ये था कि सबसे ज़्यादा डेवलप्ड देश की इंटेलिजेंस एजेंसी अपने देश की सिक्योरिटी को मेंटेन करने में असफल रही थी
और वो अभी तक उनके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी जो जिसके बेसिस पे वो आगे इस इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू कर दे। एटलीस्ट उनके पास तो नहीं। 2007 में CIA को वो इन्फॉर्मेशन मिली जिसका वो सालों से इंतज़ार कर रहे थे, अल कुवैती की रियल आइडेंटिटी। बट ये इनकी खुद की रिसर्च पे नहीं थी, एक फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस ने उनको ये इन्फॉर्मेशन दी जिसका नाम अभी तक नहीं पता चला है। इस इन्फॉर्मेशन ने बताया कि कुवैती का असली नाम इब्राहिम सईद अहमद है। उन्होंने बताया वो एक ऐसी फैमिली से था जिसकी फैमिली पाकिस्तान से कुवैत चली गई थी। हैंस इन लोगों को 2 साल बस नाम पता करने में लगे तो इन लोगों के उसे लोकेट करने में और ज़्यादा समय लगने वाला था। 2010 में कुवैती अपने भाई से जिस तरीके से बात करता था उसे बदलकर उसने सेल फोन से बात करना चालू किया। एंड जो एक तरीका था जिसने इनकी जियो लोकेशंस को बदलने में मदद करी वो थी कि NSA को कुछ फ़ोन नंबर्स रिसीव हुए जिस पे सस्पेक्ट था कि ये कुवैती के हो सकते हैं। इसमें से एक इंसान ऐसा था जो कि लैंग्वेज बोलता था जो कि पाकिस्तान में अरबिक और पाश्तो जो कि पेशावर के साइड वाली लैंग्वेज थी। एंड वो इंसान पर्शियन गल्फ़ के अपने एक दोस्त से बात करता था और जब भी वो पूछता था कि तुम कहाँ पर हो तो अक्सर वो यही बोला करता था कि मैं उन्हीं के साथ हूँ जहाँ पे मैं पहले था। एंड इस चीज़ पे और ज़्यादा कन्फर्मेशन तब हुई क्योंकि ये इंसान मोस्ट ऑफ द टाइम अपना फ़ोन स्विच ऑफ रखता था ताकि कोई इसको ट्रैक ना कर सके। एंड ये अपने फ़ोन में बैटरी सिर्फ तभी लगाता था जब ये पाकिस्तान के पेशावर के पास वाले इलाके में होता था। इस चीज़ से ये और ज़्यादा कन्फर्म होता जा रहा था कि ये कुवैती ही है। अगस्त 2010 में एक पाकिस्तानी CIA एजेंट को एक कार दिखती है पेशावर में एंड वो उसको आइडेंटिफाई करने में सक्सेसफुल हो जाता है। एंड वहीं से वो उसका पीछा करना चालू करता है उसके घर तक। उन्हें एक बड़ा घर देखने को मिलता है। अब जब एजेंट्स को पता चल चुका था कि ये कुवैती ही है तो अब वो लोग उसको कम्प्लीटली मॉनिटर कर रहे थे जब तक उन्हें ओसामा बिन लादेन का असली ठिकाना नहीं पता चल जाता। बट जब उन लोगों ने देखा कि कुवैती का घर ज़्यादा बड़ा है तो उन्हें ऐसा लगा कि शायद कुवैती ओसामा बिन लादेन के साथ सेम छत के नीचे ही रह रहा होगा। हालांकि वॉशिंगटन में CIA की टीम बहुत ज़्यादा श्योर नहीं थी इस बात को लेकर, बट वो लोगों को शायद पता चल चुका था कि अब वो उस इंसान को पकड़ने वाले हैं जो 9/11 के अटैक के बाद उन सब लोगों की टॉप प्रायोरिटी पे था। वो था ओसामा बिन लादेन। इस समय प्रॉब्लम ये नहीं थी इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ, अब प्रॉब्लम ये थी कि एक स्पेशल यूनिट को बनाया जाए जो वहाँ पर जाकर उनको पकड़े और ख़त्म करे। जो ओसामा बिन लादेन का कंपाउंड था वो वहाँ के एक मिलिट्री ऑफिस के जस्ट थोड़ी ही दूर पर था। और मेन चैलेंज ये था क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया था कि वो पाकिस्तान की एजेंसीज को इसके बारे में नहीं बताने वाली हैं। इसका मतलब ये है कि उन्हें पाकिस्तान के बीचों बीच जाना था, वो भी बिना पाकिस्तान मिलिट्री के नोटिस हुए। तो ये दोनों हेलीकॉप्टर सब एटोमेंट के ऊपर जाते हैं। इसमें से दोनों को बाहर ही लैंड करना था आउटसाइड ऑफ द प्रीमिसेस और उसके बाद ये दीवार डांक के अंदर आने वाले थे। बट जब एक हेलीकॉप्टर से लैंड कर रहे थे तो एयर प्रेशर गड़बड़ होने के कारण एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है रफ लैंडिंग की वजह से और दूसरा हेलीकॉप्टर सेफली हो जाता है। बट ये सब होने के बाद भी उनको ऐसा डर लग रहा था कहीं उनकी इस सीक्रेट मिशन के बारे में सबको पता तो नहीं चल गया। बट ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि वहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं दिख रही थी। अब ये लोग अंदर आ चुके थे तो अब मेन काम था एक्सप्लोजिव टीम का इस पूरे अपार्टमेंट को अनसील करना। 3:33 यही वो समय है जिस समय इनको अंदर जाना था। इस समय एक सेकंड कीमती था। ये उनके 10 साल की मेहनत थी और अंदर जाने के बाद उनके लिए एक मिनट एक सेकंड मैटर करने वाला था। उन्हें उन लोगों को शॉक में रखते हुए बिना प्रिपरेशन का टाइम दिए सब को खत्म कर देना था। जब वो फर्स्ट फ्लोर पे पहले रूम के अंदर गए तो वहाँ पे 2 औरतें थी। उन्होंने उनको डिटेन कर लिया। जब वो और ऊपर गए तो उन्हें वहाँ पे बच्चे मिले। रिगार्डलेस इन लोगों को पता था कि उन लोगों की जान कितनी खतरे में हो सकती है, उन्होंने अपनी फैमिलीज को भी वहीं पे रखा हुआ था। 3:35 और 3:37 इस समय के बीच में अल कुवैती मिलता है जो कि उनके ऊपर रिटर्न फायरिंग चालू कर देता है एंड वो उसके ऊपर फायरिंग करते रहते हैं। इसके ऊपर 2 रिपोर्ट्स अवेलेबल है जिसमें बताते हैं कि उस तरफ से काउंटर फायरिंग हो रही थी, कुछ बताते हैं कि उन्होंने पावर कट करके उसे डायरेक्टली मार दिया था। एंड इसके बाद क्या होता है वो और ऊपर जाते हैं, वहाँ पे उन्हें एक और इंसान मिलता है। ये था ओसामा बिन लादेन का बेटा। और अब जब ओसामा बिन लादेन का बेटा मिल चुका था तो उन लोगों को पता था कि ओसामा ज़्यादा दूर नहीं है, वो भी यहीं पे होगा। अब जब वो 3rd फ्लोर पे गए तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें इस बार डिसअपॉइंटमेंट ना हो, बट इस बार ऐसा नहीं हुआ। वहाँ पे एक रूम था बड़ा सा जो कि ओसामा बिन लादेन का ही रूम था।
जैसे ही वो अंदर गए उन्होंने देखा कि ओसामा बिन लादेन वही ब्लू कलर के कपड़े पहन रखे जो उसने कई अपने प्रोपेगेंडा वीडियोस में पहने थे, और वो खिड़की से निकलने की कोशिश कर रहा था। उसका सर बेडरॉक में फंसा हुआ था। उन्होंने मौका देखते हुए उसके ऊपर फायरिंग चालू कर दी, पर वो बच गया। उस कमरे में वहाँ पे 4-5 औरतें भी थी जो कि ओसामा बिन लादेन की बीवियाँ थी। उस समय उसने क्या बताया कि उन औरतों ने एक ह्यूमन शील्ड की तरह ओसामा बिन लादेन को बचाने की कोशिश करी, बट आर्मी चीफ्स ने उनको साइड करा और उसके बाद ओसामा बिन लादेन को वो फायर करके ख़त्म कर दिया। बट जो एक दूसरी रिपोर्ट है वो ये बताती है कि ओसामा बिन लादेन ने अपनी एक बीवी को पकड़ा और उसको ह्यूमन शील्ड की तरह यूज़ करने लगा, बट आर्मी चीफ्स ने सीधे उसके माथे पे गोली मारी और उसे वहीं पर ख़त्म कर दिया। इस पूरे ऑपरेशन में मात्र 15 मिनट लगे थे। 15 मिनट के अंदर उन्होंने लैंडिंग से लेकर ओसामा बिन लादेन को मारने तक का सारा काम खत्म कर दिया था। लेकिन असलियत में ओसामा बिन लादेन बना कैसे, और ओसामा बिन लादेन की बॉडी को पानी में क्यों डाला गया? पता है आपको, ओसामा बिन लादेन की बॉडी को किसी भी देश को दिया नहीं गया था, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था अगर ये किसी भी देश को देते हैं तो वो उसको एक मज़ार बना देंगे और वो उन लोगों के लिए सिंबल बन जाएगा जो भी बहुत ज़्यादा रेडिकल हैं। इसलिए उन्होंने उसकी बॉडी को बीच सी में जाके डाल दिया। एंड ओसामा बिन लादेन अमेरिका से इतनी नफरत क्यों करता था, इन सब की कहानी एक बहुत ही डार्क हिस्ट्री में छुपी हुई है। उन सब के बारे में अगर मैं इस एक वीडियो के अंदर बताऊंगा तो ये बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, एंड शायद ही कोई इसको यहाँ तक देखते हुए पहुँचा हो। और अगर आप अभी इस वीडियो को यहाँ तक देखते हुए पहुँचे हो और आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा जिसमें मैं बताऊँगा ओसामा से ओसामा बिन लादेन तक की कहानी, और क्यों वो अमेरिका से ही इतनी नफरत करता था, और कैसे अमेरिका ने ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन बनाया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।